तो अध्याय नंबर 15वां कर रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है और इस चैप्टर का मैं अभ्यास के क्वेश्चन कराऊंगा, आप एग्जाम्पल्स करिएगा, ठीक है ना। एक ही लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है प्रायिकता। ठीक, तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है चांस। आपने सुना होगा, जैसे हम कह देते हैं ना भाई आज बारिश आने के कितने % चांस है, बोल देते हैं, है ना। भाई मैच चल रहा है तो हम बोल देते हैं भाई भारत के जीतने के कितने % चांस है। तो चांस और प्रायिकता सेम चीज़ है। ठीक, जैसे मान लो कि भाई मेरे पास एक सिक्का है, ये एग्जांपल से समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक सिक्का है और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ तो उसका हेड होता है ना, दूसरी तरफ होता है उसका टेल। ठीक, अब मैंने सिक्के को उछाला तो मैं आपसे पूछूं भाई हेड आने के कितने % चांस है, हेड आने के कितने % चांस है, तो आप क्या कह सकते हो? हेड आने के चांस बताना, शाबाश। हेड आने के कितने % चांस हैं? आप कह सकते सर 50% है ना। एक सिक्का है, दो पहलू हैं उसके, तो हेड आने के कितने % चांस है? 50-50 ना। 50% हो सकता है हेड आ सकता है, या फिर हो सकता है 50% टेल आ जाए, ऐसे कहते हैं हम जनरली। लेकिन यहाँ पर ये 50% आया कहाँ से, है ना? ये मैथमेटिक्स से ही आया, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ यूज़ किया, उसको हम सीखेंगे भी यहाँ पर 50% ही क्यों कहा गया। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं कहा कि भी हेड आने के 10% चांस है, हेड आने के 20% चांस है, लेकिन हमने कहा नहीं सर 50% चांस है। क्यों? क्योंकि भैया एक सिक्के के दो पहलू हैं और जब तुम सिक्का उछालोगे तो हेड या टेल आने के भी 50-50% ही चांस होंगे, उसका हाफ हाफ ही तो चांस होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि मेरे पास एक डाइस है, जो सांप सीढ़ी वाला जो गिट्टा होता है वो है, कुछ इस तरीके होता है। ठीक, मैंने इसको उछाला, अब यहाँ पर इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। मैंने इसको उछाला, मैंने कहा बताओ कि भाई 5 आने के कितने % चांस है, सिर्फ 5 आने के। तो आप कह सकते हो सर उसका कैसे पता चलेगा, यहाँ पर तो आसान था, यहाँ पर तो दो ही पहलू थे तो हमने कह दिया 50-50%। यहाँ पर 6 पहलू हैं, है ना। हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर % कैसे निकालेंगे वो सिखाता हमें प्रायिकता। बस समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला देख लें। देखो फॉर्मूला नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसको। देखो प्रायिकता का फॉर्मूला, हेडिंग ढाल लेना, फॉर्मूला। देखो किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना का अगर आपको प्रायिकता निकालनी है या फिर पता करना भी कितने % चांस है, तो उसका एक फॉर्मूला है P ऑफ E, ऐसे बोलते हैं उसको। भाई प्रायिकता किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की, वो क्या होगी? वो होगी हमेशा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या के बराबर। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, पहले लिख लो। जैसे हम वही एग्जाम्पल लेते हैं सिक्के वाला। सिक्का है मेरे पास, दो पहलू हैं इसके, एक तरफ हेड लिखा हुआ है, एक तरफ टेल लिखा हुआ है। मैंने आपसे पूछा हेड आने की क्या प्रायिकता है या फिर हेड आने के कितने % चांस हैं, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से ही पता कर सकते हो। हमने तो बस पिछली बार तो हमने तुक्का ही मारा था, हमने कह दिया भाई 50%, है ना। लेकिन अब की बार हम देखेंगे भाई 50% ही क्यों हुआ। तो देखो हमें क्या करना है, प्रायिकता निकालनी है किसकी? हेड आने की, हेड आने की। तो कैसे निकालेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब जो आप चाहते हैं, आप क्या निकालना चाहते हैं? हेड, तो आप कहेंगे हेड की संख्या। ठीक है, हेड की संख्या का मतलब क्या है कि एक सिक्के में हेड कितने आते हैं। एक सिक्के में तो हेड एक ही होता है ना, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो आप लिखेंगे ऊपर हेड की संख्या।
या फिर आप सिंपल अनुकूल परिणामों की संख्या लिख सकते हैं, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। बटे में कुल परिणामों की संख्या, मतलब क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो आप नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या, सेम टू सेम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अनुकूल परिणाम क्या है, हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो हेड कितने हैं, एक, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक, बटे में कुल परिणाम कितने हैं, भाई क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी, तो बटे में आप लिखेंगे 2। तो ये हो गया 1/2। 1/2 इसकी प्रायिकता हो गई, किसकी, हेड आने की। बात समझ में आ रही है। अब आप कहोगे सर 50% तो आया नहीं, पिछली बार तो आपने कहा 50%, अब की बार तो आपने 1/2 तक छोड़ दिया। अब आप इसको चाहो तो परसेंटेज में बना सकते हो। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में बनाना चाहूँ तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट क्या आ जाएगा हमारा 50%, है ना। चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो हम जनरली यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, है ना। जो भी आपकी 9th-10th की बुक है इसमें प्रायिकता को परसेंटेज तक लेके ही नहीं गया गया, इसमें सिर्फ भिन्न तक छोड़ दिया गया। तो चाहो तो परसेंटेज ले जाओ, अच्छी बात है, नहीं ले जाओगे तो यहाँ तक छोड़ दो। इस तरीके से प्रायिकता निकालते हैं। अब अगर हम बात करें उसी की सांप सीढ़ी वाली लूडो की, है ना, गिट्टे की, तो उसमें भी प्रायिकता निकाली जा सकती है। देखो कैसे, तो जैसे हमारे पास ये डाइस था, ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि इसमें 5 आने की प्रायिकता बताओ, 5 आने की प्रायिकता, या फिर 5 कितने % आ सकता है, कितने % चांस है कि 5 आ जाए, ठीक। तो आपने बतानी है प्रायिकता किसकी, 5 आने की। तो मैंने सूत्र बताया आपको, क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो मुझे ये बताओ कि एक गिट्टे में 5 कितनी बार आता है, एक गिट्टे में 5 कितनी बार आता है, एक बार। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर 1, है ना। और गिट्टे में अंक कितने हैं, अंक है तो टोटल 6, है ना। हो सकता है 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। हमें कौन सा परिणाम चाहिए, सिर्फ 5 चाहिए। तो 5 कितनी बार आ रहा था, एक बार। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1, क्योंकि अनुकूल का मतलब जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, 5 ना। 5 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिखा। बटे में कुल परिणामों की संख्या, क्या क्या आ सकता है सर, आने को तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो कुल कितने परिणाम हो गए, 6। तो आप लिखेंगे 1/6, यानी 5 आने की प्रायिकता, जो 5 अंक है उसके आने की प्रायिकता है 1/6। परसेंटेज में चेंज करना चाहो तो परसेंटेज में कर लो, परसेंटेज में करो तो कितना हो जाएगा, 1/6 गुणा में 100, तो 6 कम 6, 4 बच गया, 40, कुछ 36, फिर 40, 16.66%, 16.66% जो है उतना चांस है 5 आने का। बात समझ में आ रही है ना। देखो जब सिक्का उछाला गया तो उसके 2 पहलू थे, तो 50-50% चांस हो गया, हमने हाफ कर दिया। बस इस चीज़ को समझना, बहुत अच्छी चीज़ है। सिक्का उछाला गया तो उसके दो उसके पहलू थे, भाई 2 चीज़ आ सकती, हेड या टेल, तो परसेंटेज होगी आधी आधी, 50% 50%। अब यहाँ पर हमने उछाला है डाइस को, इसको, है ना, और यहाँ पर पहलू कितने हैं, 6, तो यहाँ पर परसेंटेज के भी 6 टुकड़े हो जाएंगे, 16.66, 16.66, 16.66, है ना, समझ रहे हो ना बात को। 16 करते करते 6 टुकड़े हो जाएंगे इसके, ठीक। तो यह ऐसे प्रायिकता निकाली जाती है। अब आप क्वेश्चंस करते हैं, उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा, और एग्जाम्पल्स आप खुद ब खुद जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आगे देखो, मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूँ एक बार। पहला प्रश्न देखो, क्या कह रखा है कि एक क्रिकेट मैच में, एक क्रिकेट का मैच हुआ, उसमें एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में, भाई 30 गेंदें उसने कुल मिला के खेली, उसमें से 6 बॉलों पर चौका मार देती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है चौका न मारे जाने की। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। कुल कितनी गेंदें खेली भाई उन्होंने खेली सर 30, है ना। चौका कितनी गेंदों पे मारा गया, गेंदें जिन पर चौका मारा गया,
जिन पर चौका मारा गया। कितनी गेंदों पर चौका मारा गया? 6 गेंदों पर। चौका कितनी गेंदों पर नहीं मारा गया? गेंदें जिन पर चौका नहीं मारा गया, जिन पर चौका नहीं मारा गया। कितनी गेंदें हैं भाई? 30 गेंदें हैं, 6 पे चौका मार दिया तो कितनी गेंदें बच गई? 24 बच गई, है ना। तो हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, साइन इसका पी से डिनोट करते हैं। प्रायिकता किस चीज़ की? चौका न मारे जाने की। चौका न मारे जाने की, ठीक है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, है ना। अनुकूल का मतलब हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, मतलब हमें पता करना है कि कितनी गेंदें हैं जिस पर चौका नहीं मारा गया, वो हमें चाहिए ना। तो क्या है वो? 24 है ना। तो आप इसको 24 को ऊपर लग दो। फॉर्मूला लगाओ ना लगाओ वो आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहो तो लिख सकते हो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि बनाना ही बनाना है, लिखना ही लिखना है, कोई कंपल्सरी नहीं। तो 24 गेंदें ऐसी थी जिस पर चौका नहीं मारा गया, ठीक। और कुल गेंदें कितनी थी? 30 थी। तो आप लिखेंगे 24 बटा 30। बात समझ में आ गई? 6 चौका 24 और 6 पंजा 30, ये कट के आ गया 4 बटा 5। ये हमारी प्रायिकता आ गई। अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो आप कह सकते हो सर 4 बटा 5 गुणा में 100, यानी कि 20%। नहीं 20 क्यों, 80% हो गया, है ना। 20 चौका 80, तो 80% बॉलों पर महिला चौका नहीं मार पाई। बात समझ में आ रही है? 100% में से 80% पर वो चौका नहीं मार पाई, बचे हुआ 20% जो कि 6 बार था, उन पर उन्होंने चौका मार दिया। समझ में आ गई चीज़? तो ऐसे करना था। नोट कर लो पहले इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरा देखो, सेम टू सेम प्रश्न है, आसान है। तो इसके अंदर बोल रखा है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यदृच्छाया चयन किया गया। भाई 1500 परिवार हैं और हर एक परिवार में 2-2 बच्चे हैं, तो उनका हमने चयन कर लिया। यदृच्छाया का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी परिवार को तो चुन लिया और किसी को नहीं चुना, है ना। जो सा परिवार मिला उसी को ही चुन लिया, ये मतलब यदृच्छाया का, मतलब बिना किसी भेदभाव के। वैसे इसका कोई ऐसा नहीं कि ये बड़ा सा अक्षर इसमें आ गया तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, नहीं, इसको भूल जाओ चाहे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। तो हमने क्या देखा कि भाई 475 ऐसे परिवार थे जहाँ पर 2 लड़कियाँ थीं, 814 ऐसे परिवार थे जहाँ पर 1 लड़की थी, और 211 ऐसे परिवार थे जहाँ पर 0 लड़कियाँ थीं। हमें क्या करना है? हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है उस परिवार की जहाँ पर 2 लड़कियाँ हों, और उस परिवार की जहाँ पर 1 लड़की हो, और उस परिवार की जहाँ पर कोई भी लड़की ना हो। साथ ही यह भी जांच करनी है कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? आसान है। 2 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 लड़कियां कितने परिवारों में है? 475 परिवारों में। तो आप क्या करोगे? 475 को भाग दे दोगे 1500 से, है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ऐसे ही 814 को भी किससे भाग दोगे? 1500 को। 211 को भी 1500 से। तो इससे क्या हो जाएगी? आपकी तीनों की तीनों प्रायिकता निकलाएंगे। करेंगे आराम से, पहले मैं को हिंट दे रहा था, ठीक है। तो आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं आप इसको। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हल। सबसे पहले सारी की सारी डिटेल लिख लो। पहले लिखोगे कुल परिवारों की संख्या। कुल कितने परिवार हैं भाई? सर कुल परिवार हैं 1500। अच्छा, ऐसे परिवार बताओ जहाँ पर 2 लड़कियाँ हों। तो हम लिखेंगे 2 लड़की वाले परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या कितनी है भाई? सर 475 है। फिर 1 लड़की वाले परिवार की संख्या कितनी? 814। उप्स, 814। फिर 0 लड़की वाले परिवारों की संख्या। 0 लड़की वाले परिवारों की संख्या ये है हमारी 211, है ना। इन सब को जोड़ोगे तो 1500 हो जाएगा, ठीक। तो
हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता दो लड़की वाले परिवारों की, दो लड़की वाले परिवारों की। कैसे निकालोगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। दो लड़की वाले परिवार कितने हैं सर? 475 है, तो आप लिखो 475 बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल कितने परिवार है? 1500 है, तो इनको भाग दे दोगे। काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 475 बटा 1500 ये हमारी प्रायिकता आ गई। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहो तब भी कर सकते हो, 100 से गुणा कर लेना। मैं करूँगा नहीं, कर सकते हो, मैं आपको बता रहा था। तो आपको पता चल जाएगा कितने % ऐसे परिवार हैं जहाँ पर दो लड़कियाँ हैं। ठीक है, अब आगे देखो, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है एक लड़की वाले परिवार की, एक लड़की वाले परिवारों की। परिवार तो ज़्यादा है ना जहाँ पर एक लड़कियाँ हैं। तो एक लड़की वाले परिवार कितने हैं भाई? 814 बटे में क्या आएगा? कुल परिवारों की संख्या 1500। फिर प्रायिकता ज्ञात करनी है 0 लड़की वाले परिवारों की। जीरो लड़की वाले परिवारों की। ऐसे कितने परिवार हैं जहाँ पर 0 लड़कियाँ हैं? 211 परिवार है सर। बटे में कुल परिवार कितने हैं? 1500। तो इस तरीके से हमारी तीनों की तीनों प्रायिकताएं आ गई। कर लोगे? आसान था। ठीक है, अब लास्ट लाइन देखना। लास्ट लाइन बहुत बड़ा मतलब छुपाती है अपने आप में। देखो लास्ट लाइन क्या बोल रही है। लास्ट लाइन में बोला कि साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। हमें इन तीनों प्रायिकताओं को जोड़ना है और फिर देखना है कि इनका जोड़ 1 है या नहीं है। देखो जोड़ के देख लेंगे। तथा पहली प्रायिकता क्या आई थी? 475 बटा 1500 प्लस में क्या कर दूंगा? 814 बटा 1500 और प्लस में 211 बटा 1500। इन सबको जोड़ के देख लो। जोड़ोगे कैसे? देखो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा 1500। या फिर आप ऐसे समझ लो कि भाई हर में अगर सेम होता है ना तो हम सेम का सेम लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। फिर ऊपर है 475 प्लस 814 प्लस 211। इन सबको जोड़ लो तो 4 1 5 और 5 10, एक आंसर ऊपर। तो 1 1 2 और 7 9 और 1 10, फिर एक आंसर ऊपर। 2 और 8 10 और 4 14 और 1 15। ये आ गया हमारा 1500 बटे में 1500। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 15 से 15 कट गया। कितना आ गया फिर अपना? ये कि 15 एकम 15, यानी कि इन सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 आया है। और होता भी ऐसे ही है, घटना में जितनी प्रायिकताएं हैं उन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो हमेशा 1 आता है। 1 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 1 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूँ तो 100% हो गया ना। और हमें पता भी है भाई ज़्यादा से ज़्यादा 100% ही होता है। भाई मैं कितने % लेके आऊँगा? मैथ का पेपर है आपको सर, मैं 100% लेके आऊँगा ना? 100% ही ला सकते हो। कहने को तो आप कह दो भाई मैं तो 120% लेके आऊँगा, लाओगे तो नहीं ना। आप लाओगे तो 100%, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 100%। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का जोड़, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लास्ट लाइन लिख देंगे, हाँ इन सभी प्रायिकताओं का जोड़, हाँ इन सभी प्रायिकताओं का जोड़, प्रायिकताओं का जोड़ या फिर योग 1 है। कर लोगे? आसान था, ठीक है। अब आप देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि उसके अंदर 14वें चैप्टर का कुछ देर रखा था। पहले आप चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? क्या रखा है भाई? 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। 3 सिक्के हैं और उनको हमने एक साथ 200 बार उछाला तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये, मतलब हमें यह आंकड़ा प्राप्त हुआ। हमने देखा कि 23 बार ऐसा हुआ कि तीनों के तीनों सिक्कों में चित आया हो। 72 बार ऐसा हुआ कि उन तीनों सिक्कों में से 2 सिक्कों में चित आया।
77 बार ऐसा हुआ कि एक सिक्के में चित आया, और 28 बार ऐसा हुआ कि किसी भी सिक्के में चित नहीं आया। मतलब समझ लो भाई, मैंने सिक्का उछाल दिया है ना, कुल मिला के 200 बार उछाला था, तो 28 बार ऐसा हुआ कि उन तीनों सिक्कों में किसी में भी चित नहीं आया। बात समझ लो। 77 बार ऐसा हुआ कि उनमें से एक में तो चित आ गया, बाकियों में नहीं आया। 2 में तो चित आ गया, बाकियों में नहीं आया। और 23 बार ऐसा हुआ कि उनमें तीनों में चित आया। ठीक है। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए, मतलब वापस से उछाला जाए, तो 2 चित के आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमें बताना है कि 2 चित के आने के कितने % चांस है ना, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको लग सकता है। इसने कहा कि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला गया, मतलब वापस से हमने उछाला। तो आप कह सकते हो सर जब हमने वापस से उछाला तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2 चित कितनी बार आए? नहीं पता चलेगा, है ना, आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना 2 चित कितनी बार आए। लेकिन प्रायिकता तो सेम रहेगी। होता क्या है कि भैया नंबर्स घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन चांसेस हमेशा सेम रहते हैं। जैसे सिक्का है ना, यहाँ पर हेड लिखा है, यहाँ पर टेल लिखा है। ठीक, मैंने सिक्के को उछाला, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ हेड आएगा या टेल आएगा? कितने % चांस है कि हेड आ जाए? तो आप कहोगे सर 50% चांस है। भाई 50% चांस है कि हेड आ जाएगा, है ना। अब क्या आएगा वो मैटर नहीं करता, चांस हमेशा 50% रहेगा। मान लो कि अब की बार हेड आ गया, मैंने सिक्के को वापस उछाला, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर टेल है। मैंने वापस पूछा कि बताओ भाई कितने % चांस है कि हेड आएगा? तो आपने कहा सर वापस कि सर 50% चांस ही है, क्योंकि चांसेस सेम रहेंगे। रिजल्ट आपका कितनी बार आ रहा है वो कोई मायने नहीं रखता। सो चांसेस या फिर प्रायिकता हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप इन 200 जो ये सिक्के हैं, तीनों सिक्के, चाहे इनको 1000 बार उछाल लो, चाहे 2000 बार उछाल लो, चांसेस हमेशा क्या रहेंगे? सेम। बात समझ में आ रही मेरी? ये चीज़ थी। तो आपने कुछ नहीं करना, इसी टेबल के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी टेबल को देखते हुए देते हैं, आसान चीज़ है। पहले आप खुद ट्राई कर लो। देखो हमसे पूछा था 2 चित के आने की प्रायिकता ना, तो 2 चित कितनी बार आए? 72 बार। और कितनी बार उछाला गया था टोटल? 200 बार। तो 72 को 200 से भाग दे दो, आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गई? तो आप कहोगे सिक्कों को उछालने की कुल संख्या, उछालने की कुल संख्या, सिक्कों को हमने कुल कितनी बार उछाला? 200 बार उछाला। और कितनी बार ऐसा हुआ कि 2 बार चित आए? 72 बार। तो आप कहोगे 2 चित आने की संख्या, 2 चित आने की संख्या, मतलब कितनी बार ऐसा हुआ कि उनमें 2 बार दो सिक्कों में चित आए। 2 बार का मतलब समझो 2 सिक्कों में चित आए। आप कह सकते हो सर 72 बार ऐसा हुआ कि 2 सिक्कों में चित आया, एक में नहीं आया, ऐसे कहोगे। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 चित आने की, है ना। तो आप लिखोगे तो प्रायिकता 2 चित आने की कैसे निकालोगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। आप क्या चाहते हो? 2 चित आने की, है ना। तो 2 चित कितनी बार आए? 72 बार बटा कुल परिणाम कितने थे? 200 बार उछाला। काटना चाहो काट दो, नहीं काटो तभी कोई दिक्कत नहीं, कहा काट ही देते हैं। चलो तो 2 तिया 6, एक हासिल पे 12 हो गया, 2 के 12 कट गया, ये 100 पे। फिर काट लो वापस से, 4 पे काट लो डायरेक्टली। 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 9/25 आएगा। और अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100, यानी कि 36% चांस है। 36% चांस है कि 2 चित आ जाए, है ना। चाहे मैं इनको कितनी बार उछालूँ, परसेंटेज यही रहेगी, 36%, 36%, 36%। ये चीज़ थी। तो ये आपका आ गया आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप देख लो अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां देखो, आसान प्रश्न है, वैसे थोड़ा सा लेंथी लग रहा है आपको नहीं लग रहा? चलो, तो प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रखा है? कह रखा भी एक कंपनी ने यादृच्छाया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एक कंपनी है, उसने 2400 परिवारों को चुनकर उन पर सर्वे किया। उसने क्या देखा भाई, 7,000 से कम कमाने वाले परिवारों में
10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 0 वाहन है। वापस समझना, 7,000 से कम कमाने वाले परिवारों में 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 0 वाहन है। 7,000 से कम कमाने वाले परिवारों में 160 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 वाहन है। 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन है। और 0 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा परिवार है, 2 से ज़्यादा वाहन है, मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल ऐसे करके मान लो। तो ऐसे ही 7,000 से लेकर 10,000 तक कमाने वालों में 0 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 0 वाहन है। 305 परिवार ऐसे जिनके पास, बोलिए, 27 परिवार ऐसे जिनके पास 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये डाटा है, समझ गए। हमें क्या करना है, हमें कहा गया कि मान लीजिए कि एक परिवार चुना गया है। हमें मानना है कि एक परिवार को हमने चुन लिया, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से लेकर के 13,000 प्रति माह है और उसके पास ठीक 2 वाहन है, मतलब एग्जैक्टली 2 वाहन होने चाहिए, है ना। कितने % चांस है कि जब हम इनमें से कोई भी रैंडमली परिवार चुनेंगे तो उसकी आय 10,000 से 13,000 रुपये हो और उसके पास 2 वाहन हो, ऐसे बताना है। तो देख लो, 10,000 से 13,000 ये रहा, है ना। इसमें 2 वाहन कितने परिवारों के पास हैं, तो भाई 2 वाहन है हमारे 29 परिवारों के पास। बात समझ में आ गई। कितने परिवार ऐसे हैं जो 10,000 से 13,000 भी कमाते हैं और उनके पास 2 वाहन है, 29 परिवार है। तो कर सकते हो 29 बटे में 2400, है ना। प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 29 बटे में कुल परिणामों की संख्या 2400। समझ में आ गई। ठीक ऐसे ही दूसरा करना है, तीसरा करना है और इससे आगे वाले पार्ट करने हैं आपने। तो पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद क्वेश्चन को देखो। मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर हल। पहला, कुल परिवारों की संख्या लिखना प्रॉपरली है। ऐसा हड़बड़ी में जल्दी जल्दी लिख दिया, फिर बाद में नंबर काट लेते हैं। प्रायिकता में सबसे आसानी से नंबर आ जाते हैं, लेकिन नंबर कटते कहाँ हैं, लिखने में। भाई आपने उसको प्रॉपरली लिखा कि नहीं लिखा, बात समझ में आ रही है। तो कुल परिवारों की संख्या कितनी है भाई, 2400। तो 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000 प्रति माह व 2 वाहन रखने वाले, 2 वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। कितने ऐसे परिवार हैं भाई सर, 29 परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन भी हैं और उनकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में। तो हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता किसकी, 10,000 से 13,000 प्रति माह, ठीक है, और प्रति माह व 2 वाहन। वापस लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 वाहन रखने वाले परिवारों की प्रायिकता कैसे ज्ञात करोगे। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन हैं और 10,000 से 13,000 के बीच में आते हैं, 29। कुल परिवार कितने हैं, 2400। प्रायिकता कितनी आ गई, 29 बटा 2400। बात समझ में आ गई, क्लियर है। दूसरे में आप क्या करोगे भाई, ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिनकी आय प्रति माह 16,000 या उससे ज़्यादा है और उनके पास ठीक 1 वाहन है, 16,000 या उससे ज़्यादा और 1 वाहन होना चाहिए। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी इनकम 16,000 से या उससे अधिक है और उनके पास सिर्फ 1 वाहन है, ठीक 1 वाहन का मतलब सिर्फ कितने हैं भाई, 579, ठीक है ना, 579। तो आप लिख देंगे 579 बटे में क्या, कितने परिवार है टोटल, 2400 ना, 579 बटा 2400 कर लोगे। ऐसे ही आपने थर्ड करना है कि आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। 7,000 से कम हो, 7,000 से कम हो और उसके पास कोई भी वाहन ना हो, मतलब 0 वाहन हो। 7,000 से कम इनकम होनी चाहिए, ठीक है भाई, और उसके पास 0 वाहन होने चाहिए। कितने परिवार ऐसे हैं, 10। तो प्रायिकता क्या आएगी, 10 बटा 2400। शाबाश,
बात समझ में आ गई? कर लोगे? कोई दिक्कत है? नहीं। फिर देखो, अब इसका चौथा और पांचवा पार्ट भी कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको कराऊंगा नहीं है ना, क्या बस आसान चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं ये। फिर प्रश्न में पूछा गया कि उसकी आय 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह हो और उसके पास 2 से ज़्यादा वाहन हो। टेबल में देखना पड़ेगा। 13,000 से 16,000 और उसके पास 2 से ज़्यादा वाहन हो। 13,000 से 16,000 और उसके पास 2 से ज़्यादा वाहन। तो ऐसे कितने परिवार हैं? 25 परिवार हैं भाई, जिनकी इनकम 13,000 से 16,000 के बीच में है और वाहन 2 से ज़्यादा है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 25/2400। 25/2400। ठीक है, लिखना बिल्कुल ऐसे, कुल परिवारों की संख्या और कहाँ गया वो, 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह और ऐसे परिवार जिनके पास 2 से अधिक वाहन है उनकी संख्या निकाल के प्रायिकता निकाल लेना आराम से। फिर लास्ट पॉइंट है जिसके पास 1 से अधिक वाहन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले खुद सोचो। ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास 1 से ज़्यादा वाहन है? गिनो शाबाश। 1 से ज़्यादा वाहन कितने परिवारों के पास है? 1 से ज़्यादा ना, तो 1 से ज़्यादा, एक मिनट, कहाँ गया भाई? नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं पूछा, इसने बोला जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। ऐसे परिवार जिसके पास 1 वाहन है और 1 से कम है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो उनको काउंट कर लेते हैं। तो कितने परिवार ऐसे हैं भाई? तो जैसे ये है 160 वाला, इसके पास 1 वाहन है, इसके पास 1 वाहन है, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1 है ना, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ थी, मतलब ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास 1 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 हो सकता है या फिर 0 वाहन हो सकता है, तो इन सब का जोड़ करके 2400 से भाग दे दो, प्रायिकता निकलाएगी ना। हमसे प्रायिकता पूछे, संख्या नहीं पूछी। संख्या पूछता तो हम जोड़ लेते सिर्फ, प्रायिकता पूछी तो भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं लिखूँगा यहाँ पर, कराऊँ ये, वैसे कर सकते हो, वैसे तो हल लिख देंगे कुल परिवारों की संख्या। कुल परिवारों की संख्या, कुल कितने परिवार हैं भाई? सर कुल परिवार हैं 2400 और परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, 1 से अधिक वाहन नहीं है। ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास 1 से ज़्यादा वाहन नहीं है? बता सकते हो? गिनना पड़ेगा सर, गिनो भी शाबाश। 10 और 11 2 12 13 और 1 14, ये तो 14 हो गया इनका जोड़, है ना, इनको जोड़ लेना। तो मैं इनको फटाफट जोड़ दूँ, 9 9 18 और 5 18 और 5 23, 23 और 5 23, नहीं 23 और 5 हो गया 28 और 28 का आ गया 8। भाई मैं तो इनका आंसर ही देख लेता हूँ, आप जोड़ लेना। बारह दूनी 24, 1,000 2,062। ठीक है, तो इसका जोड़ आएगा भाई 2062। मैंने इसका आंसर देख लिया। ठीक है, 2062 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। बात समझ में आ रही है? या तो 1 है या फिर 1 से कम है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता किस चीज़ की? ऐसे परिवारों की जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास 1 से ज़्यादा वाहन नहीं है? सर 2062 है, तो पहले भी कर लिया था, लेकिन अब के बाद प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब भाग देना पड़ेगा। किससे? 2400 से। भाग कर लो, 2 से कट जाएगा,
1031 पे ये 2 एकम 2 और ये हो गया हमारा 1031 बटा में 1200। ये हमारी आ गई प्रायिकता। परसेंटेज में चेंज करना है 100 से गुना कर लो, नहीं करना तो यहाँ तक छोड़ दो, करते नहीं है वैसे, यहीं तक छोड़ देते हैं। कर लोगे, समझ गए। अब देख लेते हैं आप प्रश्न नंबर अगला, बाद में कर लेंगे क्योंकि 14वें चैप्टर से संबंधित है। तो 7वां क्वेश्चन देख लो। बोल रखा है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। मतलब 200 विद्यार्थियों पर सर्वे किया गया। हमने क्या पाया कि भाई 135 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्हें सांख्यिकी पसंद थी, मतलब जिन्हें 14वां चैप्टर अच्छा लगता था, समझ रहे हो। 65 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्हें सांख्यिकी पसंद नहीं थे, बोले भाई हमसे नहीं बनता ये हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, दंडालेख, इस तरह के हमें पसंद नहीं है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। यदि छाया चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता हो, मतलब हमने रैंडमली किसी भी विद्यार्थी को यहाँ से चुन लिया, तो कितने % चांस हैं कि वो सांख्यिकी को पसंद करता हो, ये हमें पता करना है। फिर वापस वही, हमने यहाँ से किसी भी स्टूडेंट को ऐसे ही चुन लिया, तो हमने देखना है कि कितने % चांस है कि वो सांख्यिकी को पसंद ना करता हो। दिमाग में क्लियर हो गया। तो पहले आप खुद ट्राई कर लो, आसान है। 135 बटा 200 और 65 बटा 200, निकल गया आंसर। तो लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या है 200। इसमें से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें पसंद है, तो आप कहोगे सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। पहले पूरी डिटेल लिख ही लो। सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, 135। सांख्यिकी पसंद न करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 65 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें सांख्यिकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब प्रायिकता ज्ञात कर लो। प्रायिकता किसकी, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की। मतलब मैं ना ऐसा सोच रहा हूँ कि आप ये नहीं देख रहे होगे, आसान प्रश्न था तो पहले आपने खुद ट्राई किया होगा, ये ना, इसको देखने की जरूरत नहीं है। सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की क्या प्रायिकता कितनी है, 135 बटा 200। काट लो इसको, कितने कटेगा भाई ये, 5 पे काटते हैं, चलो। 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 5 चौका 20, 0, ये आ गया आपका 27 बटा 40। 27 बटा क्या आ गया 40। परसेंटेज में चेंज करोगे तब भी आपका आ जाएगा। परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 2.5 से गुना कर दो इसकी 27 दूनी 54 और 27 का आधा 13.5, 54 और 13 67 हो गया। 67.5% चांस है कि जो लड़का आपने चूज़ किया है उसे सांख्यिकी पसंद होगी, है ना, 67.5। और ऐसे ही आपने करना है। प्रायिकता सांख्यिकी पसंद न करने वाले विद्यार्थियों की कितनी हो जाएगी भाई, कितने विद्यार्थी ऐसे जिन्हें सांख्यिकी पसंद नहीं है, 65। तो लिखोगे आप 65/200, काट लो 13/40, है ना। और आपने अगर आंसर चेक करना भी आंसर ठीक है नहीं है तो इनको जोड़ के देख लिया करो। इनको जोड़ोगे तो कट काट के एक आएगा। हमें पता है ना, सभी घटनाओं, किसी भी प्रायिकता के, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं का जोड़ एक होता है, पता है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर भी एक आया, तो आंसर हमारा ठीक है। तो इस तरीके से इसका जोड़ भी एक आया, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बस उनमें आगे तो ये चीज़ कर लोगे, आसान था। अगला क्वेश्चन देखें कौन सा है। तो अगला भी हमारा 14.2 से संबंधित है, बाद में करेंगे इसको। 9वां क्वेश्चन आपने नहीं करना, 9वां और 10वां ये क्रियाकलाप है। स्कूल जब खुलेगा जब कर लेना, अभी स्कूल नहीं खुलता तुम्हारा 15 अगस्त तक। तो इसको काटा मार लो भाई, इसको भी काटा मार लो। 9वां और 10वां पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं, ना ही पूछे जाते हैं कभी। 11वां प्रश्न देखो भाई।
बोल रखा है कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलो अंकित है वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं। मतलब आटे के 11 थैलियाँ लाए हम, 11 थैलियाँ लेके आए, उनमें है ना, उनके ऊपर सब पे 5-5 किलो लिखा था, भाई ये 5 किलो का आटा है, ये भी 5 किलो, ये भी 5 किलो, ये भी 5 किलो। लेकिन जब हमने उसको आगे घर पे मापा कितना है कितना नहीं है, तो हमने देखा कि भाई एक थैली है 4.97 किलो की, दूसरी है 5.05, तीसरी है 5.08। ऐसे करते करते उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि उसमें ज़्यादा है किसी में कम है। तो यादृच्छाया चुनी गई एक थैली में 5 किलो से अधिक आटा होने की प्रायिकता बताओ। 5 किलो से ज़्यादा आटा होने की प्रायिकता बतानी है। बस समझ में आ रही है? तो कर सकते हैं, आसान है, भले खुद ट्राई करना, ये करो, शाबाश इसको। करो, देखो भाई मैं करता हूँ। क्या बोला? 5 किलो से अधिक ना, 5 किलो से ज़्यादा कितनी थैलियाँ भाई? एक तो ये थैली होगी, एक ये थैली होगी, ये भी थैली 5 किलो से ज़्यादा है, ये भी और ये भी भैया 5 किलो से ज़्यादा। तो 5 नहीं काउंट करो, 5 से ज़्यादा चाहिए थी। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 थैलियाँ ऐसी हैं जिनका वज़न 5 किलो से ज़्यादा है। तो 7 बटे में कितने हैं ये? 3 और 3 6 और 3 10 11, 7 बटे में 11, इसका उत्तर आ गया। कर लोगे ना? स्किप कर लो अब आगे, ये तो देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो हम क्या लिखेंगे? कुल थैलियों की संख्या, कुल थैलियों की संख्या। कुल कितनी थैलियाँ भाई? कितनी थी? 11 थी। 3 3 6 9 और 10 11, हाँ 11 भाई। थैलियाँ जिनका वज़न कितने से ज़्यादा है? 5 किलो से अधिक है। ऐसी कितनी थैलियाँ हैं जिनका वज़न 5 किलो से ज़्यादा है? 7 है। तो प्रायिकता किसकी? 5 किलो से ज़्यादा वज़न वाली थैलियों की, कितनी हो जाएगी? 7 बटे में 11। हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ऊपर जो है वो छोटा अंक आएगा। प्रायिकता जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा 1 से छोटी होगी, किसी एक उसकी निकाल रहे हो तो घटना की। समझ में आ गया ना? जोड़ 1 होता है, लेकिन जब प्रायिकता निकालोगे तो 1 से छोटी होगी। जब आप उन सबको जोड़ दोगे फिर 1 हो जाएगा। तो 7 बटा 11 है। 7 बटा 11 1 से छोटा होता है ना, 0 पॉइंट समथिंग होता होगा, 0.67 इस तरीके से। तो ये अपना आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 12वां और 13वां, ये दोनों प्रश्न भी 14वें चैप्टर से संबंधित है। इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? अभी कर लेते हैं। चलो तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तीसरे क्वेश्चन से। तीसरे क्वेश्चन में था ना अपना, वो प्रश्न करते हैं जो अध्याय 14वें से संबंधित थे। तो जैसे कि प्रश्न नंबर 3 था, तो इस प्रश्न में क्या कह रखा है? कह रखा भाई अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण नंबर 5 लो और कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? आप देख लें उदाहरण नंबर 5 कौन सा यार पहले। तो ये है हमारा उदाहरण नंबर 5 और इसमें एक डाटा दे रखा है। इस तरफ तो है जन्म के महीने और इस तरफ है विद्यार्थियों की संख्या। तो मैं तो अगस्त का देखना है। तो अगस्त में कितने बच्चों का जन्म हुआ भाई? अगस्त में जन्म हुआ 6 बच्चों का। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 6 बटे में 40 है ना। अनुकूल परिणाम है 6, कुल परिणाम है 40, प्रायिकता कितनी होगी? 6 बटा 40। बात समझ में आ रही है? तो लिख लो इसको, ठीक है? अपने आप लिखने की कोशिश, अपने आप लिखो पहले और उसके बाद ना समझ में आए तो देख लो आगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल। कुल बच्चों की संख्या या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल कितने विद्यार्थी हैं भाई? कुल विद्यार्थी हैं 40 है ना। अगस्त महीने में जन्म लेने वाले विद्यार्थी, अगस्त महीने में
जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। कितनी है? कितनी थी भाई? 6 थी। ठीक है, तो हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता किसकी? अगस्त महीने में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की। लिख लेना, कितनी हो जाएगी? 6/40, है ना भाई। 6 विद्यार्थी ऐसे थे जिनका जन्म अगस्त में हुआ, कुल विद्यार्थी थे 40, तो प्रायिकता होगी 6/40। काट लो इसको, 2 या 6 और ये 20 पे कट गया, तो आपका आ गया 3/20। अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा 20×5=100, 15%। मतलब मुझे क्या करना था, मुझे उन 40 बच्चों में से किसी भी बच्चे को ऐसे मतलब पिक करना था, रैंडमली किसी भी बच्चे को उठाना था। ठीक है ना, तो कितने % चांस है कि उस बच्चे का, जिसको मैंने उठाया है, उस बच्चे का जन्मदिन अगस्त में आता हो? तो कितने % चांस है भाई? 15% चांस है ना। 20×100, 3×15%। ये पूछा था किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता। मुझे किसी एक बच्चे को उठाना था रैंडमली, है ना। उठाने के बाद मुझे पता करना था कि कितने % ऐसे चांस है कि उस बच्चे का जन्मदिन अगस्त में हो। तो हमें पता चल गया भैया 15%, है ना। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने का तरीका था ना। यहाँ तक आपने करना बस, 3/20 तक। और लिखोगे ना परसेंटेज में, और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर पे। ठीक है भाई, उसने इतना डीपली समझ रखा है इस चीज़ का, तो नोट कर लो इसको। अब अगला प्रश्न देखते हैं आप। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, पहले उसको ठीक कर लो। यहाँ पर 20% नहीं है, यहाँ पर है 20 से। ठीक है, 20% से भी निकालते ना तब भी आंसर सेम आता, लेकिन यहाँ पर 20 से है, तो उसको परसेंटेज को काट करके यहाँ पे से लिख लेना। ठीक है, अब प्रश्न देख लो। बोलगा कि अध्याय 14 की सारणी 14.7 लो। अध्याय 14 में एक सारणी है, एक टेबल है 14.7, उसको देखना है। उसको देख के बताओ कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। चलो ठीक है, 20 से कम अंक कितने % चांस है कि विद्यार्थी के 20 से कम अंक आए? ठीक, दूसरा देखो, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। कर लेते हैं। तो ये है हमारी टेबल, इसमें एक तरफ अंक लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो जैसे 0 से 20 अंक लाने वाले छात्र हैं 7, 20 से 30 अंक लाने वाले छात्र हैं 10। इस तरीके से हमारे पास डाटा है। 90 टोटल मिला के 90 छात्र हैं। तो हमसे पहले पार्ट में पूछा था कि 20 से कम अंक लाने वाले एक विद्यार्थी की प्रायिकता बताओ। अच्छा, यहाँ पर एक विद्यार्थी से कंफ्यूज मत होना। अब आप कह दो सर उन्होंने तो एक विद्यार्थी पूछा था। एक विद्यार्थी का मतलब ये है कि इन 90 विद्यार्थियों में से मैंने किसी एक विद्यार्थी को उठा लिया, ऐसे रैंडमली कोई भी चूज़ कर लिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इस लड़के के 20 से कम अंक आए हों, ऐसे कितने % चांस है? सुन लो, इस लड़के ने टेस्ट में 20 से कम अंक लाया हो, तो ऐसा कितना % चांस है? तो आप कैसे करोगे इस 7 को, क्योंकि 20 से कम अंक लाने वाले छात्र कितने हैं? 7 है ना। 7 को 90 से ही भाग दोगे। कहने का मतलब ये है कि जब आपसे पूछ ले कि एक विद्यार्थी की प्रायिकता बताओ या फिर विद्यार्थियों की प्रायिकता बताओ, उन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है ना, उन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। बस ये बात थी कहने की। तो ये हो गया 7/90, कर लोगे। फिर दूसरे में क्या पूछा? दूसरे में पूछा उसने कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। वही बात है कि भैया हमने 90 विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी को उठा लिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कि कितने % चांस है कि इस लड़के के 60 या इससे ज़्यादा अंक आए होंगे। 60 या इससे ज़्यादा अंक आए होंगे, तो कैसे बताओगे भाई? 60 या 60 से ज़्यादा आने चाहिए ना, तो आप इन दोनों को जोड़ लोगे ना। 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके अंक 60 से ज़्यादा आए हैं, 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके अंक 70 से ज़्यादा हैं, तो हमें तो 60 से ज़्यादा बताने दीजिए। तो 15 और 8 दोनों जुड़ेंगे, 60 से ज़्यादा में 15 और 8 क्या होंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। तो 15 और 8 हो गया 23, तो प्रायिकता हो जाएगी 23/90। कराऊंगा मैं, तो हिंट दे रहा था, मतलब समझ में आ गया। पहले की प्रायिकता होगी 7/90 और दूसरे की प्रायिकता होगी अपनी 23/90। बस समझ में आ गया क्या? अब आप इसको नोट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई हल। तो देखो लिखोगे कैसे, यहाँ पर आप लिखोगे विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या, जो भी आपको डिटेल पता है ना पूरी की पूरी लिख दो। कितनी संख्या भाई? 90। फिर हमसे पूछ रहा था 20 से कम अंक, है ना, तो हम लिखेंगे 20 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या।
लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 20 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं भाई? 7 थे मेरे ख्याल से, भूल गया मैं, 7 थे, है ना। फिर आप लिखोगे 60 या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 60 या इससे ज़्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी कितने थे? 23 थे। कैसे आया था? लिख देना यहाँ पे 15 + 8 करके, फिर आया था हमारा 23। थोड़ा साइड होगा तो मैं बता देता आपको। मैं यहाँ पे मैंने 23 लिखा है, हो नहीं रहा, ठीक है। तो हमें बतानी है प्रायिकता किस चीज़ की? 20 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रायिकता 20 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की क्या प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7/90। ऐसे ही प्रायिकता किसकी? 60 या इससे अधिक अंक लाने वालों की क्या प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? 23/90। प्रॉपरली लिख देना, आप कर लोगे। आसान था, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज ही आसान है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। प्रश्न नंबर 8 देखो, तो बोल रखा है कि प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 2 देखिए। इसकी आनुभाविक प्रायिकता। आनुभाविक प्रायिकता और प्रायिकता एक ही चीज़ है। और वैसे होता क्या है कि प्रायिकता 2 प्रकार की होती है। हम जो है इस चैप्टर में सिर्फ आनुभाविक प्रायिकता को ही पढ़ रहे हैं। आनुभाविक का मतलब अपने अनुभव के हिसाब से, है ना। चलो मतलब समझाते हैं आपको। जैसे मान लो कि आपने 10 बार सिक्कों को उछाला, तो आप देखोगे कि ना 6 बार हेड आया होगा और 4 बार टेल आया होगा। लगभग हाफ आते हैं। तो आपको नहीं सर मेरे में तो 8 बार आया था हेड। मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, है ना, सबके जनरल की बात। चलो आपने कहा कि 10 बार, चलो 8 आ गया मान लिया। आप एक काम किया, आपने जो है सिक्के को उछाला 100 बार, है ना। तब आपकी गारंटी बात है कि आपका हेड और टेल का जो परसेंटेज है वो 50% के बिल्कुल पास पहुँच गया होगा। मतलब हो सकता है कि 49 बार हेड आया हो और 51 बार टेल आया हो, लेकिन 50% के बिल्कुल पास पहुँच गया, है ना। आपका 100 बार नहीं किया, आपने किया 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार। तो आपका जो हेड आया होगा वो 50% के बिल्कुल पास पहुंच गया होगा, और ज़्यादा पास। मतलब जितनी बार मैं घटना को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जितनी बार मैं सिक्कों को उछालना बढ़ा रहा हूँ, उतनी ही बार में परसेंटेज 50-50 के और पास होती जाती है। तो अपने अनुभव के हिसाब से हमने कह दिया कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 50% है, अपने अनुभव के हिसाब से। फिर इसको अनुभव को हमने मैथमेटिकली में चेंज किया 1/2 करके, है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, इस तरीके का। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, इसलिए मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ। बस इतना मतलब समझिएगा कि आनुभाविक प्रायिकता और प्रायिकता सेम चीज़ है। समझ गए? ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया एनसीईआरटी ने भाई। समझ में आया ना कि बच्चों की आनुभाविक प्रायिकता है क्या। हमने अपने अनुभव के हिसाब से प्रायिकता निकाल ली, उसी को हम बोल देते हैं आनुभाविक प्रायिकता, ठीक है। तो करते हैं चलो इसको। तो पहले हमें बताना है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है ना। तो टेबल देखो इसकी, तो ये टेबल है। यहाँ पर ऑफिस की दूरियाँ बताई गई हैं भाई। किसी का ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, किसी का 3, किसी का 10, किसी का 20, इस तरीके से, है ना। हमें क्या करना है? हमें 7 किलोमीटर से कम देखना है। 7 से कम मतलब हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। तो देख लो भाई, 3 ये हो गया, 5 ये हो गया भाई, ठीक है। 7 से कम में 7 नहीं काउंट होगा, 2 काउंट हो जाएगा, 3 काउंट हो जाएगा, 5 काउंट हो जाएगा भाई, फिर 3 काउंट हो जाएगा, 2 काउंट, 6 भी काउंट हो जाएगा 7 से कम में। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। और तो नहीं है कोई? नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रायिकता क्या आएगी? 9/40, क्योंकि कुल इंजीनियर 40 हैं, है ना। 40 दूरियाँ दे रखी हैं, तो 9/40 हो गया। बात समझ में आ गई? और लिखेंगे, लास्ट में लिख लेंगे। चलो, फिर कहा कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है। 7 या इससे ज़्यादा, मतलब आपने 7 भी काउंट करना है और 7 से ज़्यादा भी काउंट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि पागलों की तरह काउंट करें हम, है ना। एक तरीका क्या है कि पागलों की तरह काउंट करें। दूसरा तरीका क्या है कि यार 40 तो थे ही ना पहले,
है ना। इसमें से आप 7 घटा दो, सॉरी 7 क्यों, 9 घटा दो, बच जाएगा आपका 31। तो 31 ऐसे इंजीनियर हैं जिनका ऑफिस 7 या 7 से ज़्यादा किलोमीटर दूरी का है। बात समझ में आ गई। तो हो जाएगा प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, 31/40। समझ में आ गया। अभी करेंगे इसको। और तीसरा क्या था अपना, तीसरा था अपने कार्यस्थल से 1/2 हाफ किलोमीटर या उससे कम दूरी पर रहती है ना। तो आधा किलोमीटर तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, 0.5 कहीं लिखा है, 1/2 कहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। तो आधा किलोमीटर से कम दूरी का कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है कि जिसका ऑफिस आधा किलोमीटर से कम हो। नहीं है तो आप क्या कह दोगे भाई, ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई है ही नहीं, मतलब 0, है ना। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनका ऑफिस आधे किलोमीटर से कम है, तो आप कहोगे ना सर 0 है, ऐसा कोई इंजीनियर है ही नहीं। और कुल कितने हैं, 40, तो प्रायिकता होगी 0/40। नहीं समझे भाई, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनका ऑफिस आधे किलोमीटर से कम पर है। तो आप इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा 0, कोई भी ऐसा इंजीनियर है ही नहीं। आप इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। समझ में आ गया ना, ऐसा कोई इंजीनियर ही नहीं है जिसका ऑफिस आधे किलोमीटर से कम हो। तो आप कहोगे भैया ऐसे इंजीनियर हैं 0, ठीक है। और कुल कितने, 40, तो प्रायिकता होगी 0/40। तीनों की प्रायिकता अपन निकाल ली। पहले की आई अपनी 9/40, दूसरे की आई 31/40, तीसरे की 0/40। तो अपने आप लिखो पहले, उसके बाद फिर वापस देख लेना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले हल। तो लिखेंगे पूरा डिटेल डाल देना पहले। कुल इंजीनियरों की संख्या कितनी है भाई, कुल इंजीनियर हैं सर 40, ये बात है। 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले, नहीं कम दूरी पर, हाँ ठीक है, रहने वाले इंजीनियर कितने हैं, 7 हैं। 7 क्यों है, 9 है, सॉरी 9 है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियर कितने हैं, 31 है ना। 40 में से 9 घटा दिया था। आगे फिर हम तीसरा भी लिख लेंगे यहाँ पर, 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियर कितने हैं भाई, 0 थे ही नहीं। ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं था जिसका ऑफिस आधे किलोमीटर से कम पर हो, नहीं था ना, बस। तो हम फटाफट प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। प्रायिकता किस चीज़ की, 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता क्या आएगी भाई, 9/40। ऐसे ही प्रायिकता किसकी, 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है, 31/40। फिर प्रायिकता आधा किलोमीटर या उससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है, मतलब संख्या नहीं, प्रायिकता कितनी है, 0/40। संख्या तो 0 है, प्रायिकता निकालोगे तो भाग देना पड़ेगा ना, 0/40। 0/40 क्या होता है, 0 ही होता है। मतलब 0% चांस है कि कोई ऐसा इंजीनियर होगा जिसका ऑफिस आधा किलोमीटर से कम पड़ता हो। हमने रैंडमली किसी भी इंजीनियर को उठा लिया, है ना, तो कितने % चांस है कि इस इंजीनियर का ऑफिस 0 आधे किलोमीटर से कम पड़ता हो। तो आपको सर 0% चांस है, बस। बात समझ में आ रही है ना, ये चीज़ थी, नोट कर लो इसको। अब देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 12वां, इसमें देखो क्या कह रखा है। कह रखा भी प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। बहुत बड़ी लाइन कर दी इन्होंने। मतलब क्या था, आपको याद हो तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बताई गई थी कि वातावरण में कितनी सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ppm में मापते थे आप उसको। तो इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 के अंतराल में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कर सकते हैं, आसान है। तो क्वेश्चन निकालें एक बार। 5वां क्वेश्चन था,
तो ये रहा 5वें प्रश्न में डाटा दे रखा है। ये डाटा है वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का, मतलब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड कितना रहा। जैसे पहले दिन इतना रहा, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना, है ना। पीपीएम में मापते हैं उसको, पीपीएम प्रति मिलियन, इस तरीके से, है ना, पीपीएम बोल देते हैं बस। तो ये डाटा है हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें इसमें है ना वैल्यू ढूंढनी है 0.12 से लेकर के 0.16 तक, इस अंतराल की वैल्यू ढूंढनी है। प्रश्न में पूछा क्या गया था कि भैया उतने दिनों की प्रायिकता ज्ञात करो जितने दिन तक वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से लेकर के 0.16 तक रही हो। वापस समझना, हमें उतने दिन की प्रायिकता ज्ञात करनी है जितने दिन तक वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता इतने से लेकर के इतने तक रही हो। मतलब मुझे 0.12 काउंट करना है, 0.13 काउंट करना है, 0.14 काउंट करना है और 0.15 काउंट करना है। ये 4 चीज़ें काउंट करनी है। 16 काउंट नहीं करेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा काउंट नहीं करते। तो देख लो इस पूरे डाटा में 0.12, 13, 14, 15 कहाँ हैं, काउंट करते हैं। जैसे 12 ये रहा, 13 ये रहा, और कहीं नहीं है। मतलब सिर्फ 2 दिनों में, 2 दिन ऐसे थे जिसमें सांद्रता 0.12 से 0.16 के बीच में थी। बात समझ आ रही है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 बटे में कुल कितने दिन है ये 30, प्रायिकता होगी 2/30। आसान था। तो सिंपल आप क्या लिखोगे, इसको लिखने का तरीका देख लो बस। लिखोगे आप कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या। कुल दिन कितने थे भाई, 30 दिन था, 30 दिन का रिकॉर्ड था वो, ठीक है, लिखा भी हो प्रश्न में। और फिर आप लिखोगे दिन जब सांद्रता 0.12 से लेकर के 0.16 तक रही। कितने दिन थे ऐसे जब सांद्रता इनके बीच में रही, 2 दिन थे, अभी हमने देखा। तो हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता किसकी, जब दिन में सांद्रता, दिन जब सांद्रता, मेरे को आराम से लिखना पड़ेगा इसको, दिन जब सांद्रता 0.12 से लेकर के 0.16 तक रही। मतलब उतने दिनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है जितने दिनों तक सांद्रता 0.12 से लेकर के 0.16 तक रही। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/30 काट के आ गया हमारा 1/15। ये हमारा आंसर आ गया। आसान था ना, कुछ नहीं किया भाई, हमने देख लिया भाई कितने दिनों तक सांद्रता 0.12 से 0.16 के बीच में रही। 2 दिन थे, कुल दिन कितने थे 30, भाग कर दिया, आंसर आ गया। अब आ गया पर लास्ट प्रश्न पे। तो लास्ट प्रश्न पढ़ो। बोल रहा है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। याद हो तो आपको, उसमें यह था कि भाई ब्लड ग्रुप थे, भाई ए ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है, बी ब्लड ग्रुप कितने का, इस तरीके से। तो इस सारणी की सहायता से इस कक्षा में यदि छाया चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब उसमें 30 विद्यार्थी थे, हमने किसी एक विद्यार्थी को ऐसे चुन लिया, तो आपको बताना है कि कितने % चांस होगा, मतलब कितनी प्रायिकता होगी या फिर चांस कह लो, कितने % चांस होगा कि वो बच्चा ए बी रक्त समूह का होगा, मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो कैसे करेंगे, ए बी कुल देख लेंगे भाई, ए बी वाले विद्यार्थी कितने हैं और उसको कुल विद्यार्थी से भाग कर देंगे। बात समझ रहे हो। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा। ओके, देखो ये वाला, ये प्रश्न था, ठीक है। अब इसके अंदर 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दे रखे थे भाई, किसी का ब्लड ग्रुप ए था, किसी का बी, किसी का ओ, किसी का ए बी, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इनमें से एक विद्यार्थी को उठा लिया। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, या फिर आप कह लो कितने % चांस है कि उस विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी वाले कितने हैं टोटल, 1, 2 और 3, प्रायिकता हो जाएगी 3/30। बस समझो, 3/30। बस इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तब आपका आएगा, 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 दाएँ 10% हो गया। 10% ऐसे विद्यार्थी हैं, 10% ऐसे, देखो 2 चीज़ें हैं इसकी, 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा 10% ऐसा चांस है, 10% ये चांस है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। बात समझ आ रही है ना। 10% ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है
और जो बच्चा हमने उठाया है उसका ब्लड ग्रुप होने ए बी होने की भी प्रायिकता कितनी है, 10% है। समझ गए ना, तो ये चीज़ थी। तो बस लिख दो आप, क्या लिखोगे, तो बस अब लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये है भाई 30, है ना। और ऐसे विद्यार्थी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिनका ब्लड ग्रुप, जिनका और रक्त समूह कह दो, जिनका रक्त समूह ए बी है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं भाई, अभी देखा हमने 3 ही विद्यार्थी थे शायद, मैं भूल गया एक बार, हाँ 3 ही थे, बात समझ में आ गई। तो हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता किसकी, ऐसे विद्यार्थियों की जिनका ब्लड ग्रुप ए बी हो, है ना। तो आप लिख देंगे भाई ए बी रक्त समूह वाले, रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की, है ना। हमें प्रायिकता किस चीज़ की ज्ञात करनी थी, ऐसे विद्यार्थियों की जिनका ब्लड ग्रुप ए बी हो। ठीक, इसको लिखने का कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, कैसे लिख दो, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है ये। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/30 कट के आ गया हमारा 1/10, हमारा आंसर आ गया 1/10। परसेंटेज निकालोगे तो 10% हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से हमने कर लिया पूरा चैप्टर ख़त्म। आसान था। बस आप क्या कीजिएगा, आप उदाहरण कर लीजिएगा भाई, है ना। आपने बेशक सारे क्वेश्चन देख के करे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी आपने निकाले भी होंगे, ऐसा नहीं निकाले होंगे, लेकिन उदाहरण जो है ना, उदाहरण है इसके अंदर 10 के 10 उदाहरण कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, है ना। और इसके असाइनमेंट्स जो हैं वेबसाइट पर डाल देंगे, तो वहाँ पर असाइनमेंट्स भी आपने कर लिए ना, तो मोर देन इनफ हो जाएगा, है ना, हद से ज़्यादा सही। मतलब आपने एनसीईआरटी कर लिए और असाइनमेंट्स भी कर लिया, ठीक। तो इतनी मेहनत तो करिएगा। तो बस थैंक यू सो मच, और कल से हम स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर।